सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर, आज की सबसे बड़ी खबर और उसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे सारी। 9 मई का जो वाक़या था, सानिया था, उसके ऊपर आज बाकायदा तौर पे 25 मुलज़मान को सज़ाएँ दे दी गई हैं। कोर कमांडर हाउस, लाहौर, दीगर और मुल्क के अंदर जगहों पे सारी चीज़ें हुई हैं। तो दीगर लोगों को मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाएँ दी गई हैं। तमाम सज़ाएँ जो हैं वो 10 साल की हों, 9 साल की हों, 6 साल की हों, 4 साल की, 2 साल की, बामुशक्क़त आपकी सज़ाएँ हैं। और ये एक सर क्लियर स्टांस फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है कि इस किस्म की चीज़ों के अंदर जो उस दिन से आगे तक एक पॉलिसी बरकरार रही है वही नज़र आ रही है यहाँ पे कि इसके अंदर जो रूम है, लचक है, वो बिल्कुल नहीं है फ़ौज में। और ये मामलात जो हैं सर, उस दिन ज़ाहिर है आप और मैं भी मतलब उस वक्त वहाँ तो ज़ाहिर है मौजूद नहीं थे, बट हम सारी रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ें कर रहे थे और ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मामलात थे जो कि अच्छा, इस सारे बयान जो ISPR की तरफ से हमें मिला है, प्रेस रिलीज़ जो उर्दू में भी थी, अंग्रेज़ी में भी थी, वो मैंने पढ़ी। उसके अंदर अगर आप गौर फरमाएँ तो जो मुलज़मान हैं उनके ऊपर अभी तक ये सज़ाएँ दी गई हैं। अलबत्ता जो कहा जाता है इनके प्लानर्स थे और जिन लोगों ने ये सारा कुछ, जैसे हम ये बयानात भी सुन रहे थे, उसमें एहसान न्याज़ी का भी नाम लिया गया, शीन मज़ारी का भी नाम लिया गया, PTI की तब की टॉप टिलर, अब तो काफ़ी सारे छोड़ चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी तक जेल में और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और उनके ऊपर जो सज़ाएँ हैं या उनके ऊपर जो केसेस हैं वो एक डिफरेंट तरह से चल रहे हैं। ये अलबत्ता वो हैं जो एक सुप्रीम जुडिशल का जो पार्लिमानी कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो कहा गया था कि इनके आप जब फैसले जो हैं वो आप दे दें। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी है कि जो ATC के अंदर और तमाम केसेस हैं उनका भी जल्द से जल्द जो हैं सज़ाएँ जो हैं उन पर दी जाएँ, तो एक स्पीडी प्रोसेस के तहत ये सारा कुछ मामला होए। संजीदा चीज़ें हैं सर, एक बड़ा मतलब लीगल फ्रेटर्निटी की हद तक भी आप देख लें, आप प्रेसिडेंट सेट होने की हद तक भी देख लें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे मैं ट्विटर पे भी था, मैं देख रहा था कि मामलात जैसे जो PTI क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, तो वो मुझे थोड़ा सा जो एक क्या कहते हैं उसको, एक वो आउटरेज होता है, उसकी मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। और क्योंकि अगेन आई थिंक एंड ऑफ द डे ये वाली चीज़ जो है ये अक्रॉस द बोर्ड सब ने तस्लीम की है कि जो वाक़यात उस दिन पेश आए थे वो आइंदा कभी होने नहीं चाहिए, और ये जो सज़ाएँ हैं ये उसके लिए एक दिखाने की चीज़ है कि अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे तो फिर ईजी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब जाहिर है इस केस में PTI से आउटरीच वाली बात है ना, आज के दिन में वो नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये वाक़या जब हुआ था उसके शायद 2 से 3 दिन बाद ही बानी PTI इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमारा तो इस सारे वाक़े से लेना देना ही कोई जी, और अगर कोई इसमें मुलविस है तो आप उसको शौक से सजा दें। अच्छा, और इसलिए भी मैं जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बड़ा दुखी हूँ आज, ठीक है। और मतलब वो ठीक है कि कुछ लोग कहेंगे कि जस्टिस इज सर्व्ड, लेकिन बात ये है कि ये जो है कई इनमें से लोग जो हैं ये यंग लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि मुहर्रिकात क्या होते हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को जलाने तोड़ने का क्या नताइज निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप अगर किसी के लिए ये कर रहे हो तो वो तो कभी भी आपका जो है हाथ छोड़ के साइड पे खड़े हो जाएंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। PTI तो खास तौर पे हमने देखा बड़ी दफ़ा हुआ ही। बिल्कुल, तो बुनियादी बात यह है कि अपना पूरा फ्यूचर दाव पे लगा देना, अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देना। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पूरे खित्ते का यही मामला है। मतलब अभी बांग्लादेश में जो है वो एक सो कॉल्ड इनकलाब आया है कुछ अर्से पहले, और अगेन बड़ा दुनिया खुश थी, बांग्लादेश के अपने लोग बड़े खुश थे कि देखें स्टूडेंट्स जो है ना वो चढ़ दौड़े हैं और स्टूडेंट्स ने कुछ करवा दिया है और स्टूडेंट्स ने हुकूमत गिरवा दी है। अच्छा, मैं तब भी ये कहता था कि ये पछताएंगे शायद, और उसकी वजह ये है कि वो हुकूमत तो गिर गई है, एक बहुत इमीडिएट पर्पज़ तो सर्व हो गया है,
लेकिन इनकलाब के लिए ना एक और चीज़ ज़रूरी होती है, और वो होती है कि आप वो जब एक दफ़ा आप ये हुकूमत को गिरा देंगे, उसके बाद आपने क्या फ़ैसला किया? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कौन चलाएगा? क्या आपको पता है कि आपके फाइनेंस की कमेटी में कौन कौन होगा? ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। आप बस एक हल्लाशेरी, एक वो जो है ना जज्बात की रौ में आप बहते हुए निकल गए हो। वो ठीक है कि कोई खुदा ना खास्ता खून बह जाए, हालात ख़राब हो जाए, फौरी तौर पे एक तब्दीली आ जाए, लेकिन अब आप देखें ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कि अब उन्होंने कहा है जी कि हम मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं रखते। ठीक है, हम मुस्तकबिल करीब में पुरानी पार्टीज़ को इलेक्शंस में हिस्सा देने का कोई इरादा नहीं रखते। अब ये तो सारी वो बातें हैं जो कि जमहूरियत के मुनाफी हैं। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस सारी जिद्दोजहद का जिसमें खून भी बहा? क्योंकि जब आपने की थी तो आगे तो कुछ आपने तो कुछ, इसीलिए आप अगर मुल्क में तब्दीली चाहते हैं तो ये तब्दीली जो है ना, अगर इमीडिएट उसका कोई रास्ता है तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। तब्दीली तभी अच्छी होगी अगर वो एक लंबी जिद्दोजहद के नतीजे में है। और लंबी जिद्दोजहद जो है ना, वो डंडे और सोटे से नहीं होती, वो होती है कलम और पेपर से कलम, पेपर, डिबेट, बाकी चीज़ों से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है कि चलें अब ये 25 लोग जो इसमें मुलव्वस है, उसके अंदर बड़ी सर ऐसे नहीं है कि ये 25 के 25 ही थे और इनके ऊपर सजाएं बस देनी थी तो दे दी। इस पर बड़ी एविडेंस गैदरिंग जियो फेंसिंग के तहत और तमाम चीज़ें करने के बाद इस चीज़ को किया गया है आज के दिन कि इनको सजाएं दी गई हैं। और सर इसके साथ साथ ये भी है कि देखें, आप जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अब जो पब्लिक कोई भी हो, आपका किसी शहरी का कोई नहीं है कि जी यार मैं बस तब्दीली की है, तब्दीली लेने के लिए और मुल्क के हालात मुझे पसंद नहीं थे तो मैं चीज़ें तोड़ना शुरू कर दूंगा। और ना सिर्फ ये बल्कि शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट जो हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी मारधाड़ की, तोड़ दिए गए, जला दिए गए। ये जो कोर कमांडर हाउस है खुद, उसके अंदर जाके हमने सारी वो चीज़ें देखी हैं। दिस इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। इनकी एक पहचान जो है वो उनकी क्या कहना चाहिए, जिस इदारे से आपका इख्तलाफ है, इनकी पहचान उस पर्टिकुलर रजीम से पहले की भी बहुत है। मतलब इसके अंदर कोई एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, तो उसका भी कदर करनी चाहिए बहुत सारे लोगों को। अच्छा, उसके साथ साथ सर आप देखें कि अब ये जैसे आपने कहा ये नौजवान है सारे, मतलब इनकी एक एज जो अगर आप निकाल लें तो दीज आर यंग पीपल। अब किसी के 10 साल, किसी के 6, किसी के 4, किसी के 2 रिगरस इम्प्रिजनमेंट के, तो उसके बाद एक बंदा जब उसके बाद बाहर आता है फ़र्ज़ करें, तो सर वो फिर लाइफ के अंदर नॉर्मेलिटी गेन करना जो है वो आसान अमल नहीं होता, उसके अंदर बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो ये उन्होंने किया। अगेन इट इज़ सैड टू द एक्सटेंट कि उस दिन हुआ वो भी सैड है, ये चीज़ करनी पड़ी ये भी सैड है, बट ये चीज़ करनी थी, इस चीज़ से हम एक हद तक एग्री करते हैं कि यस एक आपके पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए कि कल को, क्योंकि देखें सर ये मामला रुके तो नहीं ना। अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो इस्लामाबाद के अंदर सारी चीज़ें हुई, उसके अंदर क्या मारधाड़ नहीं हुई, तोड़ पड़, ये सियासी नारे हैं कि कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। PTV पे हमला देख लें आप, पार्लियामान के आसपास चीज़ें जो हुई धरने के दौरान। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट ये है कि हम इस किस्म की सियासत करना चाहते हैं, ओके सो बी इट, बट एट द सेम टाइम आप दो स्टांस नहीं ले सकते। एक तो ये कि सैड बात ये है कि हम ऐसे सियासत करना चाहते हैं, उसके साथ लिंक्ड ये बात है कि हम नहीं, लेकिन जी हमने तो कहा था अमनो मान से करना है, इसका कंट्रोल फैक्टर कोई नहीं है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब मॉब जो है वो चला गया कहीं। और तीसरा, जब ये मामलात होते हैं और सरकार हरकत में आती है तो फिर आपकी लाताल्लुकी भी आ जाती है उसके अंदर से। तो इसके अंदर सर मैं कोई सियासी बयान आज बात ही नहीं, सियासी बात है ही नहीं इसके अंदर, ये कानूनी बात है सारी। लेकिन एक जो इसके अंदर अभी तक जो कहते का जो लफ्ज़ मास्टरमाइंड्स यूज़ होता है, अब अगर ये चीज़ हो गई है तो उधर भी एक मामलात जो है वो चलना चाहिए। आप मुझे बताएं, जिन लोगों के नाम हमने जो भी वीडियोस चलाई जो लिए जा रहे हैं, जिसमें शिरीन मज़ारी और लीडरान हैं और बानी पीटीआई खुद हैं उसके अंदर, आपके ख्याल में ये जो फेट है ये उन सबका भी होगा? वो तो साइन करके कह दिया उन्होंने कि हमारा सियासत से लाताल्लुकी कर ली है, पार्टी सियासत और ये जो लोग थे जिन्होंने किया था उन सब से लाताल्लुकी कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है सर, बड़ी डिस्पैरिटी है कि एक शख्स जो जवान है, गरीब है, मोटिवेटेड है, आपकी उस वक्त की विजन में बिलीव करता है, वो उससे आप ये कहें ये करो, उसके बाद वो सज़ा काटे जो कि ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन जो टॉप टियर लीडरशिप है वो घर पे बैठे आराम से।
हाँ जी, ये मसला जो है ये सिर्फ आज नहीं है, ये फ्यूचर में भी रहेगा। देखिए, एक उंगली ये हमेशा उठाई जाएगी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपका गुनाह माफ हो सकता है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका सबको दे। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, इससे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। बाकी आपने बार बार बात की पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की। मेरे ख्याल में तो इस सबसे बड़ा जो मसला हुआ वो ये है कि जो प्राइवेट एंटिटीज को नुकसान पहुंचा, मतलब यहाँ पे पता नहीं मुझे लेने की इजाजत है कि नहीं है, लेकिन मतलब गाड़ियों के शोरूम है जो जलाए गए, जी जी, क्या नतीजतन जल गए, खुद नहीं भी जलाए गए, 12 जलाया गया जेल रोड वाला सर, बिल्कुल मेन बुलेवार्ड वाला लाहौर में। एग्जैक्टली। सो होता ये है कि ये जब सारे बाहर निकलेंगे तो जो आपने बात की है ना कि सजा किसी की चाहे 2 महीने है या 10 साल है, बात ये है कि वो जो FIR है ना उस पे इनकलाब लाना थोड़ी लिखा हुआ है, उसमें तो वैंडलिज्म लिखा हुआ है। तो मतलब अगेन ये नॉर्मल पता नहीं कैसे नॉर्मलाइज होंगे, और ये अगेन मतलब इनके साथ जो हो गया, आई विश ऐसा ना होता और हम पीछे जाकर इसको ठीक कर पाते, मुस्तकबिल में कोई हम इनके लिए अगेन मतलब तारीखी रिकॉर्ड में कुछ चेंज करके इनके लिए कुछ बेहतरी कर सकें। मुझे नहीं पता वो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो अभी इस वक्त यूथ देख रही है वो जो है ना, मतलब देखिए यहाँ पे आपने थोड़े दिन पहले का जिक्र जब किया है, तो यहाँ पे जब कोई कहता है कि हम प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, मतलब वो चाहे तोड़ने आता है चाहे कुछ भी करने आता है, आप देखिए हुकूमती मौक़िफ़ भी क्या होता है कि वो मतलब वो बाद में कुछ करें ना करें, लेकिन वो एक दफ़ा कहते हैं आहनी हाथों से निपटने के। सो यहाँ पर ना अब सब आहनी हाथों से निपटने को आ गए हैं, एक दूसरे के दर पे हैं। तो मैं तमाम यूथ से एक ही गुजारिश करूंगा कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को लेकर है। आपने एक अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, आपकी जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैं, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आपके माँ बाप भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने जिंदगी खुद गुजारनी है, उन्होंने नहीं गुजारनी। अच्छा, इसी तरह फिर उसके बाद आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद आपके रिश्तेदार हैं, आपके मोहल्लेदार हैं। ये मुल्क एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट होता है। ये मुल्क ठीक करने के लिए अपने ऊपर FIR मत करवाएं और अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें। सर बिल्कुल। और सर लास्टली मैं सर इसके अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, आप और मैं ना इधर ही बैठे हुए करते हैं कि यूथ के लिए इधर मौके जो हैं वो जॉब मार्केट के हों कम भी हैं, डिफरेंट भी हैं, और उसके साथ साथ यूथ के लिए अपना जो पेंट अप किस्म की उसको अग्रेशन कह लें, उसको आप यूथ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, पेंट अप यूथ भी एक चीज़ होती है, उसको जो निकालना है आपने, वो किधर निकालेंगे? ये वो जगह नहीं है, ये वो एवेन्यूज़ नहीं है जहाँ पे आप अपना वक्त ज़ाया करें, फिर अपने 10 साल भी कुछ लोग ज़ाया करने लगे हैं अभी, और उसके अलावा मिला के एंड में एक FIR। तो सर ये मामला जो हैं इनसे घबराएं, ये आपके सामने, आपने आगे जाके जो चीज़ें अचीव करनी है ज़िंदगी में, ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट है उसके अंदर। हाँ, आपके पास बहुत और चीज़ें हैं जो आप एक मूवमेंट को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, स्टे ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर प्लीज़, और बात करते हैं ज़रा सर पंजाब असेंबली के अंदर जो मामला चल रहे हैं। मामला तो सर बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये हम किसी कानून साजी, किसी लेजिस्लेशन की या उस तरह से बात नहीं करें। हम सर बात करेंगे सर जो आपका और हमारा सर एक कहना तो नहीं चाहते, महबूब मुश्किल है, हम तनख्वाहों की बात करने लगे सर। ये तो पूरे पाकिस्तान का सबसे महबूब मुश्किल है। हमारे यहाँ पे रिश्ते इस बात से तय होते हैं कि फलाने की तनख्वाह क्या है। हाँ सर, और ये सर देखें जो हमारे दीगर रहनुमा है पंजाब असेंबली के अंदर, उनके लिए ये मैंने जब सर ये फिगर्स पढ़े तो जाहिर है सर आपको पता है, ये कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कि फलाने मिनिस्टर साहब की MPA हो जाएं और दीगर जो अमला है जो पंजाब असेंबली के अंदर भरपूर मेहनत करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है। मुझे तो नहीं पता था कि सर उनके फिगर्स जो हैं वो इतने लो होते थे। ये एक मेरे लिए अफसोसनाक बात थी, लेकिन सर बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड और ये मामला तब चेंज हो गए हैं और बाकायदा तौर पे सर तनख्वाहें बढ़ गई हैं। और सर कोई ऐसी वैसी तनख्वाह नहीं बढ़ी सर, इंक्रीमेंट लगा है कंपाउंड होके 5 से 10 गुना
तो सर मैं बताता जाता हूँ सर आपको, यानी कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया था वही इनकी तनख्वाहों में आया। सर हमने अब कोशिश करनी है कि मुल्क जो है वो PSX की कासी करे सर हर चीज। तो सर पंजाब असेंबली कुछ ऐसा ही कर रही है, तो सर मैं आपको बताता जाता हूँ और आप खुश होते रहे सर। तो सर एक जो MPA हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उनकी 76,000 होती थी सर, 4 लाख पे सर सीधा जंप की है। मिनिस्टर्स जो हैं उनकी 1 लाख रुपए से बढ़ के 9,60,000 रुपए। स्पीकर साहब जो हैं 1,25,000 पे थे, वो अब 9.5 लाख रुपए पे चले गए हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं वो थे 1,20,000 पे, वो अब चले गए 8 लाख रुपए। उसके अलावा जो पार्लियामानी सेक्रेटरीज हैं 83,000 रुपए से सर 4,51,000 रुपए उनकी होगी सर। और एडवाइज़र टू CM एंड स्पेशल असिस्टेंट टू CM की तनख्वाहें 1-1 लाख रुपए थी, जो कि अब 6,65,000 रुपए तक चली गई हैं। तो सर सब लोगों को मुबारक हो, इट इज़ यकीनन एक वेलकम चेंज है। और सर देखें वही बात होती है कि आपने जब तक किसी को मोटिवेट किया हुआ है ना दफ्तर के अंदर और चीज़ों से कि यार वर्क एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, जो टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनके दफ्तर बड़े मज़ेदार होते हैं, तो बंदा कहता है यार तनख्वाह थोड़ी जी कट भी होए लेकिन दफ्तर कितना अच्छे, घर से बेहतर दफ्तर है, सो बंदा कहता है मैं यहीं बैठा रहूँ काम करता हूँ। पंजाब असेंबली में ऐसी कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर उन्होंने हल्के में भी काम करना होता है, फिर आके असेंबली में बैठना होता है। तो सर ये सारा कुछ जो है ये कभी ना कभी तो होना था और इस गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, तो वेरी गुड। और अब मेरे ख्याल में जो तमाम लोग हैं जो इससे इस पे हाइक से मुस्तफ़ीद होंगे, वो इंशाल्लाह और अब इनकरेज होंगे सर कि वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ और तवज्जो दें और मेहनत करें और मामला आगे चले सर। बात यह कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने लिए तो कुछ नहीं करते, वो तो सब कुछ बेलॉस करते हैं। तो वो आप जो बहुत अहम नुक्ता है आपका कि ये सैलरीज हमने बड़ा एक नंबर आउटरेजस है वो बोल तो दिया, होम सैलरी नहीं हो, नहीं टैक्स आएगा ना सर अब। एग्जैक्टली वो टैक्स भी बता दे कि अब ये हाई स्लैब में जाएंगे। सर ये तमाम सारे लोग जो है हाई स्लैब्स में जाएंगे, तो सर इनको मैंने सर कैलकुलेटर मारा तो मैं देखना चाह रहा था कि सबकी सो एवरेज आउट कर लेते हैं सर। ये सारे लोग जो हैं ये औने पौने करके अपवर्ड्स ऑफ 22% टैक्स देंगे, मतलब हायर स्लैब तो 40% तक भी जाती है, ये उसमें आया फॉल नहीं करते, बट ये 15 to 20% के अंदर जो है ये फॉल करेंगे। तो सर इसमें तो सर आप फिर रेडी हो जाएं सर, एक और केक FBR में सर, वो बेसिकली आपने इस तरह समझे हुकूमत ने सर यहाँ से लिए हैं और वहाँ पे दे दिए FBR को, क्योंकि ये तो सर जो 76,000 लाख 1,25 1,20 ये तो खासी टैक्सेबल अमाउंट्स है ही नहीं, ये तो एक निचले स्लैब में चली जाती हैं। तो सर अब टैक्स भी ज़्यादा वो देंगे और टेक होम भी बेहतर हो जाएगी उनकी। अच्छा इसके अंदर ये अब सर तनख्वाह है बाय द वे, ये उनकी ग्रोस टेक होम मैं बताइए, इसके बाद टैक्स के बाद उनकी नेट टेक होम हो जाएगी ये, और उसके ऊपर फिर जो बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन ज़रूर हुई है, उसकी तफसील मेरे तक नहीं पहुंची कि उसमें भी कुछ इजाफा करने का वो चाह रहे हैं। तो अब वो इजाफा क्या होगा, वरना सर मिनिस्टर्स तो जो होते हैं उनके तो फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, MPAs ज़रा जो होते हैं उनको फिर TADA टाइप चीज़ मिलती है, जो कि कभी कभार कुछ MPAs ऐसे भी होते हैं सर वो भी बेलोस करते हैं कि यार हमें नहीं चाहिए आपका TADA, और वो खुद ही असेंबली आते हैं, हल्के से आना हल्के से जाना, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो उसको लेते भी हैं। तो उसमें भी कुछ चेंजेस करेंगे, या अगर उसको वैसे भी रहने दें तो अब चूँकि तनख्वाह इतनी बढ़ गई है तो मेरे ख्याल में वो खुद मैनेज कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए एक तो बात पता है कि पहले जो तनख्वाहें थी वो बड़ी शर्मिंदगी थी, और दूसरी बात ये है कि ये जो पहले लोग बड़ी आसानी से कह देते थे कि जी हम तो तनख्वाह के लिए काम ही नहीं करते, हम तो तनख्वाह लेते ही नहीं, हम तो बेलॉस। अच्छा अब जब ये थोड़ी सी बढ़ गई हैं तो अब शायद लोगों के लिए ये कहना मुश्किल हो अब वो तनख्वाह लें। वही बात है कि अब भी जो तनख्वाह नहीं ले रहा उस पर तो एक्चुअली बजाय के फ़ख्र करने के या उसको सराहने के, उस पर शक करना चाहिए कि फिर आप क्यों हो असेंबली के अंदर। मतलब मेरी नज़र में तो जो बंदा पैसे नहीं लेता काम करने के वो कुछ और कर रहा है फिर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब जाहिर है अब दो फ़ायदे हुए हैं इसके। एक तो ये कि इन्होंने ये सोचा होगा कि जब हम बताएंगे कि हम टैक्स कि हम सैलरी बढ़ाने लगे हैं तो कोई सवाल करेगा कि इतने ज़्यादा पैसे, तो फिर हम बताएंगे कि नहीं देखें जी
टेक होम तो इतना है, बाकी तो टैक्स कट रहा है। अच्छा, और इसी तरह आज से 1 साल के बाद जब बजट तरतीब दिया जाएगा, पिछले साल की वैल्यूएशन होगी, तो तब उसमें यह भी होगा कि जब से हमने हुकूमत का चार्ज संभाला है तब से जो टैक्स कलेक्शन है वो देखें कहाँ चली गई। तो ये बड़ा जो है ना कैलकुलेटेड मूव थी, ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगेन मतलब पूरी दुनिया में जजेस को बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, पूरी दुनिया में मेंबर जो होते हैं असेंबली के उनको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है। आपने एक ही जुमले में जज और सर एमपी सर गलत कर दिया। जजेस सर, जज तो जज होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें भी, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जजेस भी अच्छे काम करें और हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी अच्छे काम करें, तो हमें उनको एट पार रखना पड़ेगा। मतलब आप किसी को कम पैसे दे के ये अजम्पशन के वो ठीक रहे। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि मिनिस्टर्स की बहुत मराहत होती हैं, रेगुलर एक एमपी है या एमएनए है उसको सिर्फ टीएडीए मिलता है। देखिए यहाँ पे ना एक और बहुत चीज़ जो सबको तकरीबन मिल जाती है, 5 साल में एक दफ़ा तो मिल ही जाती है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, वो है डेवलपमेंट फंड। देखिए हम यही तो कहते हैं, इनकी तनख्वाह जो आपने बढ़ाई है ना 9 लाख या जितनी भी, इसको कर दें मेरी तरफ से 30 लाख, ठीक है। आप नीचे ले आए लोकल गवर्नमेंट और डेवलपमेंट फंड वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें जी, तो आपको 30 लाख भी नहीं दुखेंगे सर। दूसरे सर मुझे इसके अंदर उस पे तो आते हैं सर, ये लोकल बॉडीज़ पे, लेकिन सर ये जो सारे मामलात हैं और ये पैसे हैं, मेरा एक सवाल है कि अभी देखें वो जश्न बहरा के लिए मांगे गए तकरीबन कोई 90 करोड़ अरब रुपया शायद मांगा गया था, पता नहीं 10 करोड़ थे शायद, जितने भी थे, काफ़ी पैसे नहीं दिए खजाने ने। उसके बाद ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर एक मनसूबा है, उसके अंदर पीएचए ने भी मांगे तकरीबन कुछ पैसे, वो नहीं दिए। अब सर जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था वो भी नहीं बना रहे सर। लेकिन सर ये सब कुछ जो है इसके लिए बजट कहीं से निकला, किसी ने तो सर पेंसिल मारी होगी ना। आई होप ये ना हो ना सर कि मामलात ऐसे हो जाएं कि कल को एमपीएस जो हैं वो ही पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे हमारी तनख्वाही नहीं दी हुई। तो सर ये सोच समझ के किया होगा। इसका मतलब है पैसे हैं, लेकिन अब फोकस ये है कि सड़कें और उन चीज़ों पे नहीं हो रही, ब्यूटिफिकेशन पे नहीं हो रही, वो इन चीज़ों पे हो रही है। मेरे ख्याल में सर आपकी सॉरी कतक कलामी माफ, ये आपकी बात मैं ब्रेक के बाद इसका पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा बात कर लेते हैं अब, ये तो मामलात रहे पंजाब असेंबली की हद तक। सर बिजली एक बहुत बड़ा मसला है और उसके अंदर तमाम लोग जो हैं इसी साल के अंदर बहुत सफ़र किया। इस गर्मी के मौसम के अंदर बिल्स जो हैं उनकी शिद्दत तमाम मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। गवर्नमेंट ने फिर फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, दीगर डिस्कोज़ ने ये फ़ैसला किया था कि इनको किसी न किसी तरह से आप मैनेजेबल बनाएं आवाम के लिए, क्योंकि क्राइसिस बहुत बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने ऐसे वाक़यात देखे अनफॉर्चुनेट किस्म के, कुछ लोग सूखे हैं, बिल्स जो हैं उनको जला रहे हैं, नहीं दे रहे, बहुत मसले रहे सर। एक सर ऐसा डिस्को कह लें, कराची का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है के इलेक्ट्रिक, उनको उन चीज़ों से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह मामलात आगे लेके जा रहे हैं मुल्क में, सर कहा जाता है कि सबसे जो महंगा फ़ी यूनिट जो कॉस्ट चार्ज हो रही है वो के इलेक्ट्रिक करता है कराची में शहरियों से। के इलेक्ट्रिक का जो सर पावर प्लांट वो 33 से 55 रुपये फ़ी यूनिट जो है पावर प्लांट जो है वो बनाता है। उसके बाद सर वो CPPA से 11 से 12 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो पे लेते हैं उसको, और आगे उसको फिर महंगा बेचते हैं। नेपरा जो है सर उन्होंने उनको 20 करोड़ रुपया जो है फ़ाइन भी किया था। ये चीज़ें होगी फॉर ओवर चार्जिंग। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के जी हमारे जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, वो जो ख़र्च है उसकी बना पे हमें अपना यूनिट कॉस्ट जो है वो हाई रखनी पड़ती है। इसको हुकूमत जो है अब मानने को तैयार नहीं है। नेपरा ने, हुकूमत ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिया इसके ऊपर। जो इनका मल्टी ईयर बेस्ड टैरिफ है उसकी मुखालफत की है, और इसके साथ साथ जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी US डॉलर में, तो उसको भी ऊपर भी वो कहते हैं कि आप इसको चेंज करें और इसको रुपये में लेके आएँ, ताकि कंज्यूमर के ऊपर जो बोझ है वो कम किया जाए। के इलेक्ट्रिक के जो कुछ नुमाइंदे हैं, उनके CEO जो हैं, शायद उनका एक इंटरव्यू आपने भी देखा, मैंने भी देखा,
जिसके अंदर उन्होंने दिफा किया इन तमाम चीज़ों का, और वो एक ऐसी रेटरिक थी जो हम सुनते हैं बड़े कॉरपोरेशंस के सीईओ से, जो बताते हैं हमें जी कि हम तो इस तरह से कर ही नहीं सकते, हमारे शेयर होल्डर्स भी हैं, हमने उनको भी जवाब देना है, हम यूएसडी से एकदम से पीकेआर में कैसे आ सकते हैं, हम तो डिविडेंड नहीं दे पाते। लेकिन सर असलियत और हकीकत जो है वो ये है कि जो चीज़ आप बना के बेच रहे हैं इस मुल्क में, ये अभी तक एक मसला है। लोड शेडिंग एक मसला है, बिजली एक मसला है। लोग बिजली राशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है एक बैक ऑफ द माइंड 15 तारीख हिट नहीं होती, हर घर के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती है कि जी बिजली का बिल आने लगा है। ये हम मज़ाहिया तौर पे इस बात करते हैं कि जी घर पे कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, एसी ना चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये रियलिस्टिक इश्यूज़ हैं। तो मैं आज सर चाह रहा था कि हमारे शो के तवसत से हम ज़रा सिर्फ के इलेक्ट्रिक पे फोकस करें कि ऐसा क्यों है, और क्योंकि ये अब बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मुल्क में सबसे महंगी बिजली जो है चूँकि वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके मसाइल जो हैं वो बाकी डिस्कोस जो हैं उनके मसाइल से इतने मुख्तलिफ कैसे हो गए? क्योंकि हमें तो ये बताया जाता कि ये मॉडल डिस्को है, ये तो सबसे अच्छे थे, तो क्या हुआ? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सो बुनियादी बात यह है कि इलेक्ट्रिक का फिक्स होना जो है वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हम जब बार बार तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छे नताइज होंगे तो उसके बाद इसको रोल मॉडल बना के फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ये चीज़ की गई बिल्कुल, अगर यहाँ पे ही अच्छे नताइज नहीं है तो फिर बाकी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कराची की जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है वैसे भी, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कराची से होता है। अच्छा, वो कुछ लोग आपको उस पर कहेंगे कि जी वो इसलिए होता है क्योंकि पोर्ट सिटी है। अच्छा, आप उसकी पोर्ट की कलेक्शन अगर निकाल भी देंगे ना तो मेरे ख्याल में फिर भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मतलब चाहे वो पैदा वहाँ ना भी होते हो, जितने मुल्क के काबिल लोग हैं वो इवेंचुअली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री जा रही है आप या चली गई है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, इसके अलावा जो दीगर आपकी इंडस्ट्रीज़ तो चले एक तरफ, आपका न्यूज़ इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब न्यूज़ जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है ना तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी खबर निकलती कराची से है। अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है या पीटीआई की है तो फिर तो जो खबरों का माखज है ना वो लाहौर होता है या फिर इस्लामाबाद होता है कि वो जी बनी गाला है या फिर इधर जी रायवंड है, कुछ इस तरह से। अच्छा, और आप देखें कि 2013 के बाद पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में आई नहीं फेडरल में, लेकिन आपके मेजर न्यूज़ चैनल्स भी जो होंगे उनके भी हेड ऑफिस कराची में होंगे। सो कराची पाकिस्तान के लिए जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि हर बैंक हो कुछ हो उसका जो हेड ऑफिस होगा वो कराची ही होगा। सो अब अगर वहाँ के लोगों को हम बिजली नहीं दे रहे या बिजली महंगी दे रहे हैं, और सो मच सो कि मतलब वो तो एक ऐसा शायद शहर है कि मैं थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा बाकी मुल्क के लिए, लेकिन बात ये है कि अगर इस मुल्क ने कभी तरक्की करनी है तो हमें उसके लिए क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, हमें लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि चाहे किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, चाहे किसी ने कोई कॉइन जनरेट करना है, चाहे किसी ने आईटी करना है, चाहे किसी ने एआई करना है, होगा तो एनर्जी के साथ ही ना। जब तक एनर्जी नहीं होगी तो वो कर ही नहीं सकता। तो वो अच्छा, वो जो एनर्जी हमने जाहिर है वो हम दिल तो ये करता है कि हम जो है खैबर ता सखर सबको सब कुछ दे दें, लेकिन अगर वो शुरू होना है किसी जगह से तो वो कराची ही होगा। और मैं खुद जो कि लाहौर में रहता हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि नहीं, सबसे ज़्यादा हक उनका शायद बनता है, और वहीं से कुछ अगर जनरेट हो तो पूरी पाकिस्तान की किस्मत खुल सकती है। सो इन सब बातों के बावजूद कराची के जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं, अच्छा वो ठीक है, उसमें जो उनके सीईओ साहब हैं उनकी कुछ बातें ठीक भी थी कि जी आप हमारे साथ बैठ के बात तो करें। हमने तो 2.7% की ग्रोथ के हिसाब से ये हमने प्रज्यूम किया है कि इतनी ग्रोथ होगी, तो अगर खुदा ना खास्ता ग्रोथ इससे कम होती है तो वो वैसे ही एक्सपेंस कम हो जाएगा, और ग्रोथ इससे ज़्यादा होती है तो फिर तो बल्कि हमें शायद ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ जाए, तो वो ठीक भी है। लेकिन बुनियादी मसला यही है कि ये सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों नहीं बताया जाता कि जी के इलेक्ट्रिक जो है उसकी कॉम्पोजिशन किस तरह से है,
उसकी मैनेजमेंट किस तरह से तैयार होती है, उसके जी शेयर होल्डर्स कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, उसके फैसले कौन करता है, उसका सरकार के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसकी पुरानी मैनेजमेंट कौन है, नई मैनेजमेंट कौन है, पुरानी मैनेजमेंट का अभी तक कितना रोल है, नई मैनेजमेंट को कितना आउटर, ये चीजें अवाम का हक नहीं है ये जानना। ये बस कहीं और फैसले होंगे और हमने बस महीने के एंड में वो जो 15 तारीख को आप कह रहे हैं कि बस हमने तारीख देख के तो बिल दे देना है, हम ये जानने का हक ही नहीं रखते। हम भेड़ बकरी हैं, हमें कुछ ना बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस हम महीना चढ़े बिल दें और फारिग हों। सर ये देखें ना, कमोडिटी जो है जो फराम की जा रही है वो अनफॉर्चुनेटली एक मेक और ब्रेक किस्म की कमोडिटी है कि मतलब किसी घर के अंदर अगर आप बिजली का बिल ना दे पाएँ तो सीधी सी चीज़ होती है कि बिजली कट जाती है। अब उसके बाद तो बंदा जो है वो फारग है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके घर वाले कुछ नहीं कर सकते। सो एक थोड़ी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक चीज़ है ना कि आप जो चीज़ दे रहे हैं उसको अगर कह देंगे नहीं यार ये तो बिजनेस है। देखें ना, जैसे उनके सीईओ साहब जो हैं वो यही बात कर रहे हैं ना कि भाई इतना ग्रोथ का रेट है, ये बातें सारी अपनी जगह ठीक होंगी, बट अगर आप बिस्किट बना रहे हो ना और किसी को बेच रहे हो और उस बिस्किट के अंदर 20-30 रुपए इजाफा भी हो जाए तो बंदा को इतना माइंड नहीं करेगा, वो सस्ते वाला ले लेगा। ये तो लेना ही पड़ेगा आपको ना, ये तो आपके पास मजबूरी है कि यार मैं यही लूँ क्योंकि सिंगल बायर टाइप मॉडल है। मतलब यहाँ पे तो मल्टीपल जो हैं आपकी ऑप्शंस जो हैं वो आज तक क्रिएट ही नहीं की गई। ये एक ज़माने में ये लगता था कि ये हो जाएगा और इसका टॉर्च बेरर जो होगा वो शायद के इलेक्ट्रिक ही होगा, एग्जाम्पल बनेगा, वो सर चीज़ टोटली उल्टी होगी। तो हम तो जब भी के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, मैं तो अगेन अफसोस से भी बात करता हूँ, एक अफसोस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा ताजुब इस बात का होता है कि बाकी जो आपके डिस्कोज यहाँ पे हैं अब किसी न किसी मैकेनिज्म के तहत वो पंजाब के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ जो है फराहम करने की कोशिश तो की है। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बीच में पड़े एज प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया सर्दियों में। उसके भी आपको पता है कई मसाइल हैं कि एक तरफ हमें कह रहे हैं कि बिजली बहुत है उसको इस्तेमाल करो, सस्ती इस्तेमाल करो, और लेकिन बिजली की लोड शेडिंग भी यहाँ पे हो रही है। लेकिन चलें, एक मामला यहाँ पे थोड़ा सा संभल गया, एक हद तक संभल गया, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। वहाँ तो मामला थी सर इस किस्म के हैं कि अभी तक बिजली के बिल अपनी जगह, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी इशू बनता जा रही है, वो भी बनता जा रहा है। फिर वही बात है कि डिस्कोस जो हैं वो बिजली बेच के पैसे कमाते हैं या वो हुकूमत की सब्सिडी से पैसे कमाते हैं। अगेन हम कोई अभी तक इतने सालों में एक ऐसा मॉडल क्यों नहीं क्रिएट कर सके। अच्छा, हर कोई कहता है कि जी ये तो पिछली हुकूमत का मसला था, मैं अब जो काम कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हुकूमतें भी 5 साल पूरे नहीं करती। अच्छा, और फिर 5 साल एक जो आईनी हुकूमत है वो 5 साल पूरे नहीं कर रही, और एक जो आपका स्टॉप गैप अरेंजमेंट है वो आके बीच में 2-2 साल कर रहा है। सो ये भी नहीं समझ आता कि पीछे किसको जिम्मेदारी देनी है, किसको नहीं देनी। ये सारी चीजें, इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी जरूरी है, वरना ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। और आखिरी चीज, अगर ये कभी ठीक होगा तो शुरू के इलेक्ट्रिक से करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और मामला ठीक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ फरमाया कि उसके तहत ही ये मामला ठीक होंगे। बहरहाल हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।